हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। अपना जो लेक्चर चल रहा था फार्माकोलॉजी का वो था लेक्चर नंबर 37। टॉपिक था वो है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर अभी तक 7 पार्ट आ चुके हैं। 7 पार्ट के अंदर हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर देखे थे, जिसके अंदर हमने ड्रग का एब्जॉर्प्शन, इसके बाद हमने ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, फिर हमने मेटाबॉलिज्म जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने ड्रग का एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। हमने अच्छा डिटेल से पढ़ा था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट थे जो मेरे पास जो पुराने जो वीडियो थे उसके अंदर आप देख सकते हो। अब हम देखने वाले हैं वो है फार्माकोडायनामिक पैरामीटर, जिसके अंदर हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ड्रग कैसे एक्शन देती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि ड्रग की एफिकेसी क्या है, ड्रग की एफिनिटी किसको बोलते हैं, पोटेंसी क्या है, फिर इसके बाद हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, 2-3 वीडियो के अंदर कवर हो जाएगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को। अब हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनामिक्स से। तो फार्माकोडायनामिक्स क्या है ये मैं आपको जो पहला वीडियो था उसमें ही मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं, ड्रग एक्शन कैसे देती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम फार्माकोडायनामिक बोलते हैं। तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी कि जब ह्यूमन बॉडी ड्रग के साथ जो करती है, जैसे कि ड्रग का एब्जॉर्ब करना, ड्रग का निकालना बॉडी से, तो ये सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती है। फिर मैंने बताया था ड्रग जो अपने बॉडी के साथ करती है क्या करती है, तो वो मैकेनिज्म ऑफ अपना एक्शन देकर जो भी डिजीज़ है उसको क्योर करती है, उसको हम फार्माकोडायनामिक बोलते हैं। तो फार्माकोडायनामिक में हम ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन की स्टडी करते हैं, ड्रग के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, ड्रग का साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोडायनामिक के अंदर देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ड्रग होती है वो एक्शन अपना कौन कौन से मैकेनिज्म से देती है, ड्रग एक्शन कैसे देती है। तो अभी मैंने 4-5 चीज़ें लिखी है कि ड्रग क्या क्या कर सकती है। तो ड्रग स्टिमुलेट कर सकती है, तो ये एक एक्शन देने का एक अच्छा तरीका है स्टिमुलेट करना। जैसे कि आपको पता है एड्रेनालिन जो अपने बॉडी के अंदर रहता है एंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये जो एड्रेनालिन है ये क्या करता है, ये हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ। पर हमने कोई ऐसी ड्रग दी है वो भी क्या करती है, इस एड्रेनालिन की तरह ही बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, जिससे क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ गई। जो एड्रेनालिन काम करी थी ड्रग भी वैसे ही काम करी है, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलेट करना। तो ड्रग अपना एक्शन स्टिमुलेट करके भी दे सकती है रिसेप्टर को। दूसरा जो तरीका है मैकेनिज्म है वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि जस्ट इसके स्टिमुलेट के अपोजिट रहता है। जैसे कि आपको पता है कि बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या करती है, वो हार्ट के जो रिसेप्टर है B1 इसको क्या कर लेती है, डिप्रेस कर लेती है, हार्ट बीट जिससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो ये ब्लॉक करना क्या है, ये डिप्रेस कर देना होता है। तो ये भी एक तरीके का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तीसरा जो तरीका है वो है इरिटेशन कोज करना। तो आपने बहुत सारी ड्रग देखी होगी, इमेसिस वाली ड्रग जो उल्टी कराने के लिए काम आती है। वो ड्रग क्या करती है, अपने स्टोमक के अंदर जाएगी और जैसे ये ड्रग अपने स्टोमक में आएगी तो यहाँ पे क्या इरिटेशन कोज करेगी स्टोमक के वाल के ऊपर। जैसे इरिटेशन होगा तो डायरेक्टली वोमिटिंग हो जाएगी। तो ये इरिटेशन करना ये भी क्या एक टाइप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है रिप्लेसमेंट। तो ड्रग कई बार क्या रिप्लेसमेंट की तरह भी अपना एक्शन देती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है पार्किंसोनिज्म। तो आपको पता है नॉर्मल केस में क्या होता है, डोपामिन के न्यूरॉन्स रहते हैं, वेसिकल्स रहती है, उसमें डोपामिन रिलीज होता है और डोपामिन अपना एक्शन देता है पेशेंट को, जो भी रिक्वायर एक्शन रहता है वो। पर पार्किंसोनिज्म केस में क्या रहता है कि ये वेसिकल ख़त्म हो जाता है, ये न्यूरॉन डिग्रेड हो जाते हैं, तो यहाँ जो डोपामिन की रिक्वायरमेंट है वो कमी हो जाती है डोपामिन की। तो जब डोपामिन है नहीं तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक ड्रग देते हैं लीवोडोपा। वो लीवोडोपा क्या होगी, अपनी बॉडी के अंदर जाकर डोपामिन बना देगी और ये डोपामिन का एक्शन आ जाएगा। मतलब अपनी बॉडी जो डोपामिन पहले बना रही थी अब वो न्यूरॉन्स है नहीं, इस वजह से डोपामिन की कमी की वजह से क्या हो रहा है, अपने बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं पार्किंसोनिज्म के। पर हमने क्या किया, बाहर से ही डोपामिन दे दिया लीवोडोपा के फॉर्म में। तो ये क्या थेरेपी हुई, ये एक टाइप की रिप्लेसमेंट थेरेपी हुई। इसका एक और एग्जांपल है। अच्छा आपको पता है डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर क्या होती है, जो ये बीटा सेल होती है इसका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो इंसुलिन नहीं बनेगा। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बाहर से ही क्या एक इंजेक्शन लगा दिया इंसुलिन का, जिससे क्या इंसुलिन अपनी बॉडी के अंदर आ गई और ये ग्लूकोज के लेवल को क्या कर लिया,
कम कर लिया है। तो ये भी एक टाइप का कौन सा थेरेपी है, रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो इस तरह से भी ड्रग अपना एक्शन देती है। नेक्स्ट जो तरीका है ड्रग का एक्शन देने का वो है साइटोलाइटिक। तो आपको पता है बहुत सारे एंटीबायोटिक आपने सुनी होगी, जैसे कि पेनिसिलिन है। ये जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है इसका डिस्ट्रक्शन करेगी। सेल वाल को क्या कर लेगी, तोड़ देगी। जैसे सेल वाल टूट जाएगी इस तरह से, तो बैक्टीरिया का जो इनर वाला जो फ्लूइड है सारा बाहर निकल जाएगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन है जो वो क्या करती है, वो ग्रोथ को इनहिबिट करती है। बहुत सारी एंटी कैंसर ड्रग है, वो बहुत सारी कैंसरस सेल है इसका क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है। जैसे कैंसर सेल टूट जाएगी और मर जाएगी कैंसर सेल। तो ये एक टाइप का कौन सा एक्शन है, साइटोलाइटिक एक्शन है, मतलब सेल को तोड़ देना। तो अलग अलग तरीके की एक्शन होते हैं, जैसे कि स्टूमुलेट करना रिसेप्टर को, ड्रग स्टूमुलेट कर सकती है, ड्रग डिप्रेशन कर सकती है, इरिटेशन भी ड्रग कोज कर सकती है, या फिर ड्रग अपना एक्शन रिप्लेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग दे सकती है। तो रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि जो इस चीज़ की कमी है वो चीज़ अपने को ड्रग देगी। इसी तरह साइटोलाइटिक एक्शन भी देती है। ड्रग क्या करती है, किसी सेल का डिस्ट्रक्शन कर लेती है, या वो फिर बैक्टीरिया का सेल हो सकता है या फिर कैंसरस सेल हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के एक्शन देने के तरीके होते हैं ड्रग के। आई होप को आपको ये 4-5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक और क्लासिफिकेशन है ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। तो उसके अकॉर्डिंग 4 क्लास बांटी हुई है ड्रग कैसे कैसे एक्शन देती है। तो पहला है फिजिकल एक्शन, दूसरा है केमिकल एक्शन, तीसरा है एंजाइमेटिक एक्शन, चौथा है रिसेप्टर एक्शन। अब फिजिकल एक्शन का अच्छा एग्जांपल है जैसे कि इसबगोल है। आपको पता है इसबगोल कहाँ यूज़ किया जाता है, एज ए बल्क लग्जेटिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको हम इसबगोल देते हैं। तो होता क्या है, इसबगोल एक फाइबर्स रहते हैं छोटे छोटे से। तो ये फाइबर्स क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और ये बल्क बढ़ा देंगे। ये बल्क बढ़ जाएगा, वाटर जो अपने सेल के अंदर बॉडी के अंदर है वो आ जाएगा अपने इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ बल्क बढ़ जाएगा, बल्क से क्या स्लिपरी फीकल मटेरियल हो जाएगा और इजीली निकल जाएगा। तो ये जो एक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, फिजिकली, मतलब एक फिजिकली हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये फिजिकली एक्शन है। जैसे मैनिटोल का एग्जांपल ले लो। मैनिटोल क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है। जैसे कि यहाँ पे ये मैनिटोल दे दिया तो इस सेल के यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, पर मैनिटोल ने यहाँ क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया। तो जितना भी सारा वाटर है वो सारा कहाँ आ जाएगा, मैनिटोल के यहाँ आ जाएगा। तो मैनिटोल के यहाँ वाटर आ जाएगा तो वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसीलिए मैनिटोल को ऐसे हम डाईयूरेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, हम ग्लूकोमा में भी मैनिटोल को यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं ये सारे एक्शन क्या है, ये मतलब बल्क वॉल्यूम बढ़ा देना, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देना। इसी तरह आपने सुना होगा मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी एज ए ऑस्मोटिक परगेटिव यूज़ किया जाता है। ये भी अपने इंटेस्टाइन के अंदर जैसे मैग्नीशियम सल्फेट आएगा तो ये भी वाटर को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, अपने इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, अपना जो कॉन्स्टिपेशन था वो रिलीफ हो जाएगा। तो ये सारे जो एक्शन है, ये सारे एक्शन किस टाइप के एक्शन है, फिजिकल एक्शन है। कुछ और एक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल एक्शन बोलते हैं। अब ये जो केमिकल एक्शन है ये किस टाइप के एक्शन होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको पता है जिन लोगों को एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो हम एसिडिटी में क्या देते हैं, हम एंटा एसिड देते हैं। आपको पता है एंटा एसिड की सिरप आती है, सस्पेंशन आता है। तो होता क्या है, ये HCl है, इस HCl का न्यूट्रलाइज करना, तो हम क्या एक बेस फॉर्म वाला कुछ एंटा एसिड दे देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। वो क्या करता है, वो इस एसिड का क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है। मतलब इस एसिड के साथ इसने क्या कि केमिकल रिएक्शन की, जिससे क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो ये एक टाइप का क्या एक्शन आ गया, तो ये केमिकल एक्शन है। इसी तरह आपको पता है बहुत सारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम एज ए एंटीसेप्टिक लेते हैं। जब अपना वुंड होता है उसके ऊपर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को से वॉश करते हैं, ताकि क्या होता है कि अपना जो जहाँ पे ये हैंड की या स्किन पे यहाँ चोट लगी है, यहाँ पे ये वुंड है, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा इसकी मेम्ब्रेन को। तो यहाँ जितने बैक्टीरिया रहेंगे ऑक्सीडाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। इसी तरह अपने बहुत सारे फूड पॉइजनिंग होती है, तब हम वहाँ पे देते हैं डाइमर्कैप्रोल देते हैं, EDTA देते हैं। आपको पता है EDTA, तो ये इथाइल डाइट्राइमाइन, ये EDTA ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है पॉइजन के साथ, ताकि ये पॉइजन फर्दर एब्जॉर्ब ना हो, साइड इफेक्ट ना दे। तो ये टाइप का जो कॉम्प्लेक्स बनाना, रिएक्शन करना, ये सारे किस टाइप के एक्शन है, केमिकल एक्शंस रहते हैं। इसी तरह कुछ एंजाइमेटिक एक्शन रहते हैं। तो एंजाइमेटिक एक्शन कौन से रहते हैं, तो आपको पता है जैसे कि एनासिड ड्रग है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको हमने अच्छे डिटेल से पढ़ा है। इसके अंदर हमने बहुत सारी एस्प्रिन्स के बारे में पढ़ा है, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, काफ़ी सारे ड्रग अलग अलग क्लास के बेसिस में उन्हें क्लासिफिकेशन से आपको बताया था। तो मैंने वहाँ बोला था ये जितनी भी ड्रग ये सारी क्या करती है, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो इस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगी तो आपको पता है आगे जो PG रहते हैं वो बनते नहीं है, जिससे पेन है, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। तो ये इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक एंजाइम को इनहिबिट कर लिया। इसी तरह आपको पता है एक डाइसल्फाराम ड्रग रहती है जो अल्कोहल को छुड़ाने में यूज़ की जाती है। वो क्या करती है कि एंजाइम को इनहिबिट करती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही
बताया था आपको। तो वो क्या करती है ड्रग, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है इसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, जिससे क्या होगा अपने बॉडी के अंदर एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। और आपको पता है वहाँ पे क्या बनता है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट जो होता है वो उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे वोमिटिंग नोजिया होने लग जाता है। तो इसने इस ड्रग ने क्या किया, एक एंजाइम को इनहिबिट किया। तो ये जितने भी एक्शन है जो ड्रग एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन देती है उसको एंजाइमेटिक ड्रग बोलते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म एक्शन का जो तरीका है वो है रिसेप्टर के थ्रू। तो आपको पता है सेल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर रहते हैं, सेल के ऊपर भी रहते हैं, सेल के इनसाइड भी रहते हैं। अभी हम रिसेप्टर को तो बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर रहते हैं इसको बाहर से कोई ड्रग आएगी और इस पर बाइंड होगी, बाइंड होकर इसको स्टिमुलेट करेगी, जिससे सेल के अंदर कुछ चेंजेज होंगे और सेल अपना एक्शन देती है। जिसका एग्जांपल बीटा 1 रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर है, बहुत सारे रिसेप्टर है, हिस्टामिन के H1 है, H2 H3 रिसेप्टर। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी भी है पुराने वीडियो में, आगे भी अभी पढ़ने वाले हैं। तो ड्रग अपना एक्शन रिसेप्टर के थ्रू भी देगी। तो हमने 2 थ्योरी पढ़ी, एक ड्रग अपना एक्शन कैसे देती है, तो किसी चीज़ को स्टिमुलेट करेगी, किसी को डिप्रेस कर सकती है, इरिटेशन भी कोज कर सकती है, रिप्लेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ड्रग अपना एक्शन दे सकती है, और साइटोलाइटिक भी अपना एक्शन दे सकती है। एक और थ्योरी हमने पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग ड्रग फिजिकली एक्शन दे सकती है, केमिकली एक्शन दे सकती है, एंजाइमेटिक एक्शन दे सकती है, और रिसेप्टर के थ्रू भी अपना एक्शन दे सकती है। तो अभी आपको ऊपर से पता होना चाहिए ड्रग अपना एक्शन किस किस तरीके से दे सकती है। अब हम आगे बढ़ने से पहले 2 इम्पोर्टेंट टर्म हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि दोनों ही आगे काम आएंगे। तो पहला जो टर्म है वो है एफिकेसी, दूसरा है वो है पोटेंसी। तो एफिकेसी और पोटेंसी इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है एफिकेसी, पोटेंसी, और एक एफिनिटी। एफिनिटी को थोड़ा हम बाद में देखेंगे, जब हम रिसेप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। एफिकेसी और पोटेंसी है ना वो अभी देखेंगे। तो ये जो एफिकेसी और पोटेंसी इन दोनों को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि ड्रग रिस्पॉन्स जो कर्व है वो क्या होता है। तो पहला सिंपल क्वेश्चन आता है कि जो DRC जिसको ड्रग रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं वो किस शेप में रहता है। तो देखो होता क्या है, इस टाइप का ग्राफ बनता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स रहता है ड्रग का, और यहाँ पे ड्रग की डोज रहती है। रिस्पॉन्स मतलब ड्रग ने कितना मैक्सिमम एक्शन दिया। तो इस टाइप का ये ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला। तो पूछते हैं DRC कर्व कौन से शेप में रहता है, तो हाइपरबोला ग्राफ रहता है। इसमें क्या होता है, पहले ड्रग का रिस्पॉन्स बढ़ता है, जैसे ड्रग एब्जॉर्ब होती है तो ड्रग का रिस्पॉन्स बढ़ता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ड्रग अपने प्लाज्मा में अच्छी अमाउंट में पहुंच जाती है, फिर उस ड्रग का एक्सक्रीशन भी चालू हो जाता है। तो ड्रग का जो एक्शन है धीरे धीरे थोड़ा क्या हो जाता है, कांस्टेंट होकर फिर कम होने लग जाता है। तो इसको DRC कर्व बोलते हैं। यहाँ पे जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपको दिख रही है, तो ये वाई एक्सिस पे ऊपर हमेशा रिस्पॉन्स रहता है, और जो एक्स एक्सिस उसमें ड्रग की डोज रहती है। तो ये आपको पता चल गया। इसके बाद पूछते हैं कि इसका जो ग्राफ है ये एल्गोरिथम फॉर्म में हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ किस शेप में रहता है, तो वो सिग्मोइड ग्राफ रहता है। तो यही सेम ग्राफ बनाएंगे दोबारा। ये आपका रिस्पॉन्स आ गया, और यहाँ आपकी लॉग में डोज, या लॉग में ही रिस्पॉन्स और लॉग में ही आपकी क्या आ गई, डोज आ गई। तो ये जो लॉग एल्गोरिथम वाला जो ग्राफ है ये हमेशा कैसा रहता है, वो इस टाइप का सिग्मोइड टाइप का, इस टाइप का ग्राफ रहता है। तो ये सिग्मोइड टाइप का ग्राफ कब आता है, जब एल्गोरिथम में लेते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एफिकेसी पोटेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो एफिकेसी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स कितना आया, मतलब इस ग्राफ के अंदर रिस्पॉन्स मतलब ये हाइट कितनी अचीव की इस ग्राफ ने। जैसे एक ड्रग ए है, ड्रग बी है, तो मैं पूछूं कि एफिकेसी किस ड्रग की ज़्यादा अच्छी है, तो ए ड्रग की एफिकेसी हमेशा ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्स ज़्यादा है। किसी ड्रग का रिस्पॉन्स मैक्सिमम आता है तो उसकी एफिकेसी अच्छी है। तो आपको पता लग गया कि ड्रग का एक्शन कितना आ रहा है, ड्रग कितना एक्टिव है, और ड्रग कितना अपना रिस्पॉन्स दे रही है। हम कहते हैं कि कोई ड्रग, ये ड्रग अच्छी क्वालिटी की, ये ड्रग अपना एक्शन अच्छा देती है कंपेयर टू दूसरी ड्रग। जैसे डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल साथ में लेते हैं तो उसका एक्शन काफ़ी अच्छा आता है। अगर हम सिंपल पैरासीटामोल ले तो उसका एक्शन बड़ा डिले आता है। तो ये जो एफिकेसी ड्रग की वो क्या है, इन दोनों कॉम्बिनेशन की अच्छी रहती है, तो इसको हम बोलते हैं एफिकेसी। अब हम देखेंगे पोटेंसी किसको बोलते हैं। तो पोटेंसी हमेशा डोज को डिफाइन करती है कि ये जो अपना एफिकेसी वाला जो इतना रिस्पॉन्स देना अपने को, इस एफिकेसी माना कि सपोज करो इस एफिकेसी का एक्शन देना है, ये 10 एफिकेसी का एक्शन देना है, एग्जाम्पल है, तो इसके लिए कितनी डोज चाहिए। तो माना कि एक ए डोज है, वो बोली मैं 5 mg में इतना एक्शन दे दूंगी, बी डोज बोली है कि मैं 10 mg में इतना एक्शन दूंगी। तो मैं पूछूंगा कि पोटेंसी किसकी ज़्यादा अच्छी है, तो ए की पोटेंसी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये कम डोज में मैक्सिमम एक्शन दे रही है, तो इसकी क्या है, पोटेंसी अच्छी है। तो पोटेंसी हमेशा डोज को बताती है,
और ये जो एफिकेसी हमेशा किसको बताती है, रिस्पॉन्स को बताती है। पोटेंसी मीन्स हाउ मच डोज, अमाउंट ऑफ डोज ड्रग रिक्वायर फॉर प्रोड्यूस द डिजायर मैक्सिमम एक्शन, ऐसा कुछ इसकी डेफिनेशन है। पर आपको समझना है कि पोटेंसी बोलते किसको है और एफिकेसी बोलते किसको है। जैसे मैं इस ग्राफ ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये दो ग्राफ है, ये दो ग्राफ है, ये ड्रग ए है और ड्रग बी है। मैं पूछूंगा कि इन दोनों में से किस ड्रग की पोटेंसी काफ़ी अच्छी है। तो आपको पता है यहाँ नीचे डोज होता है हमेशा, जिसकी डोज कम रहेगी उसकी पोटेंसी अच्छी रहेगी। तो देखो ए यहाँ इतनी ही डोज में क्या ए अपना एक्शन दे रहा है, तो ए की पोटेंसी किससे ज़्यादा है, बी से ए की पोटेंसी ज़्यादा है। अब मैं पूछूं कि एफिकेसी किसकी अच्छी है, तो देखो हाइट देखी जाती है। तो देखो बी की हाइट कंपेयर टू ए क्या है, ज़्यादा है। ए की हाइट इतनी है, बी की हाइट उससे भी ज़्यादा है। तो बी की क्या एफिकेसी अच्छी है, पर पोटेंसी क्या है, थोड़ी कम है। मतलब बी एक्शन तो अच्छा दे रहा है बट उसमें डोज ज़्यादा रिक्वायर दे रही है। ए एक्शन थोड़ा कम दे रहा है बट उसमें क्या है, उसकी जो एफिकेसी वो थोड़ी क्या कम है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि एफिकेसी मतलब ड्रग अपना कितना रिस्पॉन्स देती है, उस रिस्पॉन्स मैक्सिमम कितना रिस्पॉन्स देती है उसको बोलते हैं एफिकेसी। और पोटेंसी किसको बोलती है, कितना डोज रिक्वायरमेंट रहता है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देने में। तो ये आपको एफिकेसी और पोटेंसी के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब हम एफिनिटी देखेंगे, वो कब देखेंगे, जब हम रिसेप्टर को अच्छे से पढ़ना चालू करेंगे। अब हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि रिसेप्टर बहुत टाइप के रहते हैं। मैक्सिमम आपने जितने भी ड्रग देखी हो कहीं ना कहीं किसी रिसेप्टर पे अपना एक्शन देती है। तो देखो रिसेप्टर की सिंपल तो डेफिनेशन पूछते हैं कि भाई डेफिनेशन रिसेप्टर की क्या है। तो रिसेप्टर क्या है, एक प्रोटीन है, मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन है, बड़ी साइज वाला प्रोटीन है, जो कहाँ रहता है, वो सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर भी रहता है और सेल के इनसाइड भी रहता है। मतलब ये सेल है, इस सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है और सेल के अंदर भी हो सकता है, कहीं पे साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के सराउंडिंग या न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी हो सकता है रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर के ऊपर क्या होती है, सपोज करो ये रिसेप्टर मैं बना रहा हूँ, ये एक टाइप का रिसेप्टर है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो इस रिसेप्टर के ऊपर एक बाइंडिंग साइड होगी जहाँ पे कोई ड्रग आके बाइंड होती है या कोई लिगेंड से आके बाइंड होता है। जैसे ही लिगेंड आके यहाँ पे बाइंड होगा रिसेप्टर पे, तो ये रिसेप्टर क्या अपना रिस्पॉन्स देता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता चल गई कि रिसेप्टर क्या है, एक प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल है जो किसी मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है, मेम्ब्रेन के इनसाइड भी हो सकता है। और जब इसके ऊपर कोई लिगेंड्स आके बाइंड होता है, लिगेंड्स क्या है, तो लिगेंड ड्रग भी हो सकती है, कोई केमिकल भी हो सकता है, या न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो रिसेप्टर की एक्टिव साइड पे आके बाइंड होता है, जिससे क्या होता है रिसेप्टर अपना बायोलॉजिकल एक्शन देती है। तो उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स बोलते हैं। इसी तरह मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन बताया था। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, प्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल ही होते हैं। वो सेल के ऊपर नहीं रहते पर वो ब्लड के अंदर फ्लोटेड रहते हैं, ब्लड के अंदर घूमते रहते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर भी ड्रग बाइंड होती है, उसके ऊपर भी एक्टिव साइड रहती है, बट वो क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन अपना कोई बायोलॉजिकल एक्शन नहीं देते। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उनको रिसेप्टर नहीं बोलते, उसको हम साइलेंट रिसेप्टर बोलते हैं, क्योंकि वो अपना कोई एक्शन नहीं देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइलेंट रिसेप्टर किसको बोलते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन को बोलते हैं। और रिसेप्टर होते हैं वो क्या अपना बायोलॉजिकल एक्शन देते हैं। तो आपको पता चल गया रिसेप्टर की डेफिनेशन। प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है और इसके ऊपर लिगेंड आके बाइंड होता है इसकी एक्टिव साइड पे, जिससे ये अपना बायोलॉजिकल एक्शन देता है। साइलेंट रिसेप्टर किसको बोलते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन को बोलते हैं। रिसेप्टर के ऊपर जो लिगेंड बाइंड होता है वो लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड ड्रग भी हो सकती है, केमिकल हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर, टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मोन, कुछ भी हो सकता है। अभी जो रिसेप्टर बाइंड होता है, रिसेप्टर पे ये लिगेंड्स बाइंड होते हैं, ये ड्रग जो बाइंड होती है वो पर्टिकुलर किसी बॉन्ड के थ्रू बाइंड होती होगी। तो बॉन्ड कौन से हो सकते हैं, तो बॉन्ड आपको कोई भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है ड्रग की, वो इस तरह से बाइंड हो जाता है रिसेप्टर पे ताकि रिसेप्टर जब तक ख़त्म ना हो तब तक वो बॉन्ड टूटता भी नहीं है। तो कोवेलेंट बाइंड होने वाली जितनी भी ड्रग है जो किसी रिसेप्टर से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड होती है तो उसको हम बोलते हैं सुसाइडल इनिबिटर बोलते हैं। जैसे अपने जितने भी प्रोटॉन पंप इनिबिटर वो सुसाइडल इनिबिटर है, जब तक वो रिसेप्टर ख़त्म ना हो जाए तब तक वो ड्रग छूटती भी नहीं है। तो कोवेलेंट है, टॉक्सिक बॉन्ड बोलते हैं जिसको। इसके बाद हाइड्रोस्टेटिक बॉन्ड रहते हैं, वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड रहते हैं, वीक बॉन्ड्स रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स रहते हैं। तो वो सब इतना नहीं जानना है, अपने को पता होना चाहिए कि रिसेप्टर क्या होता है। अब हम टाइप ऑफ रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो रिसेप्टर जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, या तो सेल के ऊपर रहेंगे, इस टाइप के सेल के ऊपर रहेंगे, या फिर सेल के अंदर रहेंगे इस टाइप से।
जो रिसेप्टर सेल के ऊपर रहते हैं, तो आपको पता है इस रिसेप्टर पर जो भी ड्रग बाइंड होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर रहते हैं, तो इनके ऊपर जो भी ड्रग है, न्यूरोट्रांसमीटर जो भी इसके ऊपर बाइंड होंगे वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहे होंगे, तभी तो वो सारे इसके ऊपर बाइंड होते हैं। तो जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर रहते हैं उन पे बाइंड होने वाले जितने भी लिगेंड रहते हैं वो उनका मॉलिक्यूल वेट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो सेल क्रॉस नहीं कर पाते। तभी उनके रिसेप्टर कहाँ रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं पोलर नेचर के रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनकी लिपिड सोलिबिलिटी क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है। इस वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, इसीलिए इनके रिसेप्टर हमेशा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं। तो पहला जो क्लास है रिसेप्टर का वो है सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर। तो इसके अंदर 3 मेजर क्लास है, जिसके अंदर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर भी 3 टाइप के रहते हैं मैकेनिज्म इसके एक्शन देने के, जिसके अंदर हम एडिनाइल साइक्लेज पाथवे वाले रिसेप्टर देखेंगे, IP3 डेक पाथवे देखेंगे, चैनल रेगुलेशन वाला वो भी देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा टाइप का जो रिसेप्टर उसको बोलते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जिसको हम 1 पास रिसेप्टर बोलते हैं। इसके अंदर हम टायरोसिन काइनेज वाला जो इंसुलिन का रिसेप्टर है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद है आयन ट्रोपिक वाला जो रिसेप्टर, तो इसके अंदर सिंपल एक आयन रिसेप्टर रहते हैं, तो किस तरह से एक्शन देते हैं आयन गेटेड रिसेप्टर वो सब देखेंगे। तो 3 टाइप के हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर, आयन ट्रोपिक रिसेप्टर। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इसके बाद जो रिसेप्टर सेल के अंदर रहते हैं इनसाइड द सेल, तो इसके भी 2 क्लास है। एक है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो आपको पता है सेल के अंदर जाते हैं तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जितना भी जो सेल का इन्वायरमेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो कुछ रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर भी रहते हैं, तो इसके एग्जांपल पूछते हैं जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड है, मिनरलोकोर्टिकोइड है, विटामिन डी है। इन सब के रिसेप्टर जो कहाँ पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कुछ रिसेप्टर है जिनके रिसेप्टर है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस रिसेप्टर उनको बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल आपको जितने भी सेक्स हार्मोन रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन है, या फिर आप बोल सकते हो एस्ट्रोजन है, तो ये जितने भी रिसेप्टर हैं ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, इन दोनों का मैकेनिज्म एक्शन सेम ही रहता है, तो इनको भी हम डिटेल से देखेंगे। अभी तो जस्ट हम ऊपर से ही देख रहे हैं इनके बारे में। तो अभी हमने जस्ट रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन देखा है, 2 टाइप के रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन वाले और इनसाइड द सेल वाले। सेल मेम्ब्रेन के अंदर GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसके भी 3 टाइप है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंजाइम लिंक रिसेप्टर, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर हो गए। इसके बाद इनसाइड सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाले रिसेप्टर। एक एक करके हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।